हेलो दोस्तों, गाइड करे संस्थान आपका स्वागत करता है। आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वह है रूस की क्रांति। इस चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद या रूस की क्रांति। जिस तरीके से हमने पिछले क्लास में देखा, फ्रांस की क्रांति 2 वीडियो में समाप्त होती है, ठीक उसी प्रकार इन सारे विषयों को भी अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब फ्रांस की क्रांति होती है उसके बाद यूरोप में एक समाजवाद का जन्म होता है। तो यूरोप में समाजवाद को पहले समझते हैं और यह समाजवाद किस तरीके से रूस में जाता है, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो रूस की क्रांति को समझने से पहले आज हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद किस तरीके से अपना जगह बनाया उस दौर में। तो पहला हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन का युग। आपने जिस तरीके से फ्रांस की क्रांति को समझा, फ्रांस की क्रांति होने की वजह से पूरे यूरोप में एक ऐसा बेस तैयार करता है जो अपने आंदोलनों, जो अपनी क्रांतियों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाता है। जो फ्रांस की क्रांति होती है उसके वजह से समाज पर, सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े स्तर से एक प्रभाव जमता है, उसमें बदलाव आते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे थे उस समय फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें फ्रांस जो समाज था वो 3 स्टेज बता था, 3 श्रेणियों में बता था। पहला श्रेणी जो सामंत होते थे, दूसरा कुलीन और तीसरा जनसाधारण लोग हुआ करते थे। हमने इस चीज को बहुत विधिवत तरीके से बता दिया है। तो किस तरीके से वो तीनों स्टेट्स खत्म होता है, एक समाज जन्म लेता है। क्योंकि तीसरे स्टेट्स के लोग, तीसरे स्टेट्स के जो मध्य लोग होते हैं इसका जन्म करते हैं। ये सारी चीजें चल रही थी। धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन हुआ फ्रांस क्रांति के दौरान। और जैसे आगे चल करके भारत की तरफ से राजा राम मोहन राय समाज में, भारतीय समाज में आमूल जो परिवर्तन के प्रवर्तक बनते हैं। विदेशों की बात करें तो डेलजीओ एक नाम जरूर सामने आता है। इसने भी अपने समाज में एक बेहतरी साबित करने के लिए बहुत ज्यादा काम किए। इस तरीके से जो फ्रांस की क्रांति से जो सिलसिला शुरू हुआ वो समाज में अच्छे नियमों के साथ चलने लगा। राजा राम मोहन राय, डेलजीओ और इनके साथ साथ अन्य समाज सुधारक इस अभियान में कूद पड़ते हैं। लेकिन समय बीतता जाता है, स्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। विचारों की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। विचारों की लड़ाई की बात करें तो आने वाले समय में उदारवादी, परिवर्तनवादी और रूढ़िवादी 3 टाइप के लोग, 3 विचारों वाले ये सामने निकल करके आते हैं। जो रिपलर है, रेडिकल, कंजर्वेटिव, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधी थे और अविरोधी थे। जैसे मैं बात करूं जब उदारवादी की, उदारवादी यूं समझिए ये सभी धर्मों में विश्वास करता था, सभी धर्मों में इसका सम्मान था। क्योंकि आपको पता होगा उस समय इंग्लैंड की बात की जाए तो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानता था। जैसे कि इंग्लैंड के जो लोग थे केवल चर्च ऑफ इंग्लैंड का ही तवज्जो देते थे, केवल एक धर्म, एक संस्था से जुड़े थे। जैसे बात करते हैं ऑस्ट्रिया और स्पेन की, वो कैथोलिक चर्च पर ही फोकस करते थे। वो उनका देश कैथोलिक चर्च पर ही आधारित था। तो उस समय जब कोई देश, कोई राष्ट्र एक धर्म को महत्व देता था, उसके बीच ही सभा करके उदारवादी अपनी बात रखते हैं, कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये जो उदारवादी हैं ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते थे। उदारवादी प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते थे। ये समझते थे जिन्हें वोट देने का अधिकार हो उनके पास संपत्ति होना अति आवश्यक है। यदि उनके पास संपत्ति नहीं है तो वोट नहीं डाल सकते हैं। इनकी ऐसी सोच थी उदारवादियों का। जब बात करते हैं रेडिकल, रेडिकल मतलब समझिए परिवर्तनवादी। रेडिकल जो था वो एक डेमोक्रेटिक बहुमत में विश्वास करता था। डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाला परिवर्तनवादी रेडिकल, वो कहीं कहीं महिला को भी वोट मिलना चाहिए इसके पक्ष में भी खड़ा होता था। जो कुलीन थे, सामंत थे, जो उन्होंने विशेष अधिकार मिला था परिवर्तनवादी ने, मतलब ये लोग किस तरीके से समाज में छाए हुए थे। पहली बात तो ये महिलाओं को वोट देने के हक अधिकार में थे, साथ ही साथ ये बहुमत पर विश्वास करते थे। और एक बात और, जो सामंत थे, कुलीन थे, जो उच्च वर्ग थे, इन्हें जो विशेष अधिकार मिला था उनको उनके पक्ष में थे, उनके विरोध में थे। ये निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे,
लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहते थे, यदि समाज के किसी एक हिस्से में धन संपत्ति का संकेंद्रण है तो उसको नष्ट करना भी अति आवश्यक है। जब बात हम रूढ़िवादी की करते हैं, रूढ़िवादी एक ऐसी परंपरागत स्थितियों को लेकर चलते रहते हैं जो अपने अतीत को खोए नहीं देते हैं। इनका मानना था परिवर्तन हो लेकिन धीरे धीरे हो, हमारे अतीत का भी सम्मान हो, ऐसा ही चाहते थे। जो कंजर्वेटिव है वो रिपलर और रेडिकल दोनों की विरोधी थी। ये चाहते थे समाज का जो परिवर्तन है वो एक धीमी गति से हो, कंजर्वेटिव। ये था फ्रांसीसी सामाजिक परिवर्तन का युग जिस तरीके से चल रहा था। ये स्थितियां जिस तरीके से सामने आ रही थी, उसी समय यूरोप में औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इनके वजह से, फ्रांसीसी क्रांति की वजह से, इनके विचारों में टकराव होने की वजह से जिस तरीके से औद्योगिक समाज में और सामाजिक परिवर्तन का रूप देखने को मिलता है वो इस तरीके से है। उस टाइम समाज जोरों से बस रहा था। बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे, रेलवे का विस्तार हो रहा था और महिला पुरुषों की मजदूरी तय की जाती थी। महिला पुरुषों की मजदूरी, चूंकि महिला पुरुषों के बराबर ही मजदूरी उस समय भी करती थी, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा उनको तनख्वाह कम दिया जाता था। यह भिन्नता भी उस समय चली आ रही थी, लेकिन महिला भी बढ़ चढ़ करके फैक्ट्री उद्योग में हिस्सा लेती थी। जो उस समय विशेषाधिकार को खत्म करने के लिए जो आगे बढ़ते थे वो आगे चल करके उदारवादी और परिवर्तनवादी दोनों साथ में जाते हैं। यूरोप में 1815 के दौरान जो सरकारें बनी, कहीं ना कहीं जो उदारवादी थे और जो परिवर्तनवादी थे, इनके समन्वय से सरकारें बनती हैं। बहुत सारा चीज आप सामने देख सकते हैं। 1815 के दौरान इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैजिनी उस समय इतने प्रभावशाली राष्ट्रवादी के रूप में सामने आ रहे थे, जो उदारवादी और परिवर्तनवादी दोनों के समन्वय से एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। तो गिसेप्पे मैजिनी एक बहुत प्रमुख नाम है। जिस तरीके से आपने इस चीज को देखा, उसी चीज को इसको देखिए। यूरोप में समाजवाद का आना लाजमी था, क्योंकि जिस तरीके से देश तैयार हुए फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति हमको पता होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने पिछले क्लास में फ्रांस क्रांति को बेहतर तरीके से समझाया, उसको समझिए और उस वीडियो के देखने के बाद ये वाला वीडियो अपनाइएगा। यूरोप में समाजवाद का आना 19वीं सदी के हाफ टाइम में, आधी सेंचुरी के आसपास समाजवाद को महत्व मिलने लगा, बहुत ज्यादा महत्व मिलने लगा। जैसे 1830, 1850, 1860 के आसपास आते थे, समाजवाद को जो पसंद करने लगे इनकी संख्या काफी बढ़ गई। समाजवाद का मतलब समझिए ये होता है समाज के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक घर का, प्रत्येक लोगों का ध्यान दिया जाने वाला वह समाजवाद होता है। ये जो समाजवादी थे, समाज को जो मानने वाले थे, वो किसी के निजी संपत्ति के खिलाफ थे। किसी के पास निजी संपत्ति इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात के खिलाफ थे। ये समझते थे समाजवादी ही समाज का निर्माण करेगा, ऐसी विचारधारा ये लेकर चल रहे थे। कोऑपरेटिव का मतलब समझिए सामूहिक उद्यम। जैसे कि उस समय जो एक दौर जो चल रहा था, निजी संपत्ति के साथ साथ व्यक्तिगत एकल उद्यम था, लेकिन सामाजिक स्तर से देखने के बाद यह समझा जाता है सामूहिक उद्यम को बढ़ावा मिला, जो समाज के बहुत सारे लोग मिलकर के उस व्यवसाय को, उस उद्यम को चलाते थे। सामूहिक खेती में विश्वास किया जाता था। सामूहिक खेती में विश्वास व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक खेती में विश्वास करने के साथ साथ समाज से ये आह्वान किया जाता था कि सामूहिक खेती को बढ़ावा दे सरकार। तो ये बहुत सारी चीजें थी। जब आगे चलते हैं तो बहुत सारे नाम जो इस समाजवाद को बढ़ावा देते हैं, एक बेहतर जगह ला करके खड़ा कर देते हैं। जैसे कि लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ये तीन नाम ऐसे हैं जो निजीवाद, जो पूंजीपति थे, पूंजीवाद था, जो एक जगह संपत्ति थी, उसमें विश्वास नहीं करते थे। ये चाहते थे, इनका मानना था जब तक समाज में पूंजीवाद रहेगा वहां समाजवाद का जन्म नहीं हो सकता है। इनकी विचारधारा यह कहती थी जब तक पूंजीवाद खत्म नहीं होगा वहां पर जो अमीर वर्ग है और जो गरीब वर्ग है उनमें समानता नहीं आएगी। जो पूंजीवाद है उसकी वजह से
जो मजदूरी है, मजदूरी का जो अंतर है वो हमेशा बढ़ता जाएगा। ये तीनों उस समय पूंजीवाद के खिलाफ थे। इनका विचार यही था, यदि समाज में समाजवाद लाना है तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को, संपत्ति जिसके पास है उसको समाप्त करना पड़ेगा। एक जगह धन इकट्ठा करने से समाजवाद का विकास नहीं होगा, ऐसा इनका मानना था। क्योंकि कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, काफी प्रभावित हैं। ये पूंजीवाद की जगह समाजवाद को लाने की बात की है। यह विचारधारा आज भी प्रत्येक देश इसको आजमाते हैं, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित भी करते हैं। तो ये सारी स्थितियां रही। अब जब बात करते हैं समाजवाद के लिए समर्थन, समाजवाद के लिए समर्थन की जब बात करते हैं, 1870 का दशक आते आते पूरे यूरोप में समाजवाद अपना जाल फैला चुका था। पूरे यूरोप में समाजवाद फैल चुका था। समाजवाद को और बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं बनी। जैसे कि बात करें इंग्लैंड और जर्मनी, ये दो देश, कई देश ऐसे मिल करके एक संगठन बनाते हैं, कार्यशैली में सुधार करते हैं। जो मजदूरों के लिए जो एक दिन का काम का जो घंटा होता है उसको कम किया गया। साथ ही साथ उन्हें मताधिकार के लिए उनके हक अधिकार की बात की गई, उन्हें वोटिंग राइट दिया गया। तो ये बहुत सारी चीजें सामने आने लगी। धीरे धीरे जर्मनी में ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना होती है। 1905 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना होती है। फ्रांस में सोशलिस्ट की स्थापना होती है। ये बहुत सारी चीजें एक समाजवाद को आगे ला करके खड़ा कर दी थी पूरे यूरोप में। लेकिन एक बात परेशान की, यहाँ के भले ही समाजवादियों के लोग भले ही चुनाव जीते, आगे बढ़े, संसद भवन में बैठे या राष्ट्र से जुड़े, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फाइनली समाजवाद सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो विचारधारा पहले से चल रही थी, जो कंजर्वेटिव हो, रेडिकल हो, लिबरल हो, ये जो तीनों चीज चल रहे थे, ये आपस में ही अपना प्रभुत्व बनाए रखे और समाजवाद को एक जगह नहीं दे पाए। तो जब हम यहाँ से और यहाँ तक पहुंचते हैं तो यहाँ आकर हमें पता चलता है समाजवाद थोड़ा धीमा पड़ जाता है। क्योंकि जो वहाँ पर जो परिवर्तनवादी हैं, जो उदारवादी हैं, जो रूढ़िवादी हैं, समाजवाद के जंजीरों को तोड़ देती हैं यहाँ पर आकर के। तो ये बहुत सारी स्थितियाँ रही हैं जो फ्रांस की क्रांति के बाद उनको आगे सामने लेकर के आती है और यूरोप में किस तरीके से परिवर्तन को दिखाती है, आप सामने देख रहे हैं। इसके बाद हमारा जो विषय रहेगा, इसी का हिस्सा रूसी क्रांति। रूसी क्रांति को समझने के लिए फ्रांस क्रांति समझना बहुत बेहतर था। उसके बाद यूरोप में जो आमूल परिवर्तन हुए, उसके बाद ही रूसी क्रांति संभव हो पाती है। तो ये हमारा विषय है। इन सारे तथ्यों को समझिए। अगले क्लास में मिलते हैं। बाय।